नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आगामी आईएएस चैनल पर। दोस्तों, दक्षिण भारत के शुरुआती इतिहास को जानने के लिए संगम साहित्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। संगम साहित्य का संकलन लगभग 300 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है, जो कि मदुरै में आयोजित विद्वानों के सम्मेलनों, जिन्हें संगम कहा गया था, के दौरान रचे गए थे। संगम साहित्य के माध्यम से हमें ईस्वी के शुरुआती वर्षों के बारे में भी पता चलता है। इनमें से कुछ वर्णन अत्यधिक पुराने हैं, कम से कम ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रतीत होते हैं। यद्यपि आख्यानात्मक संगम ग्रंथों से हमें कुछ जानकारी राज्य के गठन के बारे में मिलती है, जिसमें सेना के नाम पर योद्धाओं के दल मात्र होते थे तथा कर संग्रह प्रणाली और न्याय व्यवस्था आरंभिक व्यवस्था में थी। किंतु संगम साहित्य राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से शायद उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने की आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इन ग्रंथों में राजाओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। साथ ही इन ग्रंथों में वर्णित अधिकतर राजाओं, वंशों तथा स्थानों के पुरातात्विक साक्ष्य भी बहुत कम मिले हैं। इस प्रकार राजनीतिक इतिहास के विपरीत संगम साहित्य से तत्कालीन समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इन ग्रंथों से पता चलता है कि तमिल लोग आरंभ में पशुचारक थे, क्योंकि संगम साहित्य में निरंतर युद्धों एवं पशु हरणों की चर्चा की गई है। इन ग्रंथों से प्रकट होता है कि युद्ध की लूट से लोगों का जीवन निर्वाह अच्छा होता था, लेकिन बाद में इनकी समृद्धि का मुख्य आधार कृषि तथा व्यापार और वाणिज्य हो गया। कृषि से राज्य को प्रचुर मात्रा में आय प्राप्त होती थी, क्योंकि कावेरी नदी के डेल्टा वाला प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ रहा है। इसी आय के द्वारा प्रशासनिक एवं सैन्य व्यय की पूर्ति की जाती थी। वस्त्र उद्योग इस काल का मुख्य उद्यम रहा है। उदयपुर अपने आप में विश्व प्रख्यात था, और वो भी सूती वस्त्रों के लिए। यहाँ के रेशम की पश्चिमी देशों में अत्यधिक मांग थी। विदेशी व्यापार के द्वारा अत्यधिक मात्रा में सोना प्राप्त होता था, जो कि तमिल प्रदेश की समृद्धि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। यद्यपि संगम काल में एक नियमित कर प्रणाली का अभाव था, किंतु काली मिर्च, हाथी दांत और रेशम के निर्यात ने राजाओं को धनवान बना दिया था। संगम साहित्य में तत्कालीन समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मणिमेखले और शिल्पाधिकारम जैसे ग्रंथ तत्कालीन समाज की भली भांति तस्वीर को उजागर करते हैं। संगम ग्रंथों से मिली जानकारी के अनुसार पता चलता है कि संगम कालीन समाज में वर्ण और जाति व्यवस्था उतनी सख्त नहीं थी जितनी कि उत्तर भारत में मौजूद थी, किंतु फिर भी ब्राह्मणों को समाज में सबसे प्रतिष्ठित पद प्राप्त था और यज्ञ भी मौजूद थे, और ब्राह्मणों की हत्या को सबसे बड़ा पाप माना जाता था। ब्राह्मणों के बाद वेल्लार वर्ग का स्थान आता था। ये युद्धों में भी भाग लेते थे और प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किए जाते थे। धनी लोग पक्के, जबकि निर्धन लोग कच्चे मकानों में रहते थे। सभी अपनी स्थिति के अनुसार कार्य भी करते थे, और इसी काल में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की पूर्णता आजादी थी, किंतु विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। और ऐसी भी जानकारी मिलती है कि उच्च जातियों में सती प्रथा मौजूद थी, लेकिन संगम साहित्य में दास प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मृत्यु के पश्चात अग्निदाह एवं समाधिकरण दोनों ही प्रचलन में थे। तो दोस्तों, संगम साहित्य भारत की राजनीतिक दृष्टि से भले ही उतने महत्वपूर्ण न हो, किंतु सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।